हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो हमने जो है पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट उसका रह गया था जिसमें लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स एंड टाइप्स ऑफ कमिटीज़ रह जाती हैं और टाइप्स ऑफ बिल्स, वो हम आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स मतलब कि अगर जो पार्लियामेंट होता है उसमें कानून बनाने होते हैं, तो वो कानून जो है, एक मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से काम शुरू होता है, किस तरीके से जो है पार्लियामेंट अपना काम करता है। वो सब आपको पहले मोशन देनी पड़ती है, ठीक है, मोशन देनी पड़ती है किसी भी डिस्कशन की, फिर उस मुद्दे पे डिस्कशन होती है। इसी तरीके से आपको अगर कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपको बिल इंट्रोड्यूस करवानी होगी लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक हाउस में। तो उसमें फिर जो है डिस्कशन होगा उस बिल पे, और फिर उसको जो है या तो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है, और फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और उसको प्रेसिडेंट का एसेंट जब मिलता है तो वो फिर कानून बनता है। अब हम देखेंगे उसी के हवाले से कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट में जो पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल की, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल क्या होती है ना, कि कोई भी बिल जो भी इंट्रोड्यूस हो जाती है पार्लियामेंट में उसको ऑर्डिनरी बिल कहती है, बशर्ते ये कि वो फाइनेंशियल बिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो मनी बिल आप कह लो या फाइनेंशियल बिल कह लो, उसके बगैर जितनी भी बिल्स आती हैं पार्लियामेंट में उनको हम ऑर्डिनरी बिल्स कहते हैं, ठीक है। ओके। तो ये बिल्स जो होती हैं ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, चाहे आप राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस करें या फिर आप इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करें। ऑर्डिनरी बिल्स की एक खासियत होती है कि ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आपको जो है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूंगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब आप कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करवाते हो, मनी बिल की मैं बात कर रहा हूँ या फाइनेंशियल बिल की, तो उसमें आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद ही वो पार्लियामेंट में आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाने का एक राइट मिलता है, जब उसको रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑर्डिनरी बिल्स में डायरेक्ट जो है आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कोई भी बिल, जो चाहे आप लोकसभा में करो या आप राज्यसभा में करो। इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 3 के तहत, जो भी कवानीन, जो भी जितने भी क्लाजेस मेंशन है वो अगर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट के रिलेटेड, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ स्टेट, आप किसी भी टेरिटरी को या आप किसी भी यूनियन यानी स्टेट को, उसकी टेरिटरी को चेंज करना चाहते हो, या उसकी उसके उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं स्टेट और टेरिटरी के रिलेटेड, उसके मामले में आपको प्रेसिडेंट का ऑर्डर पहले लेना होगा, ठीक है। वो भी ऑर्डिनरी बिल में आती है, लेकिन आपको जो है उसमें भी पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना है कि इस बारे में हम जो है ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। तो इसी तरीके से जो ये ऑर्डिनरी बिल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जब बिल जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम, चाहे लोकसभा में करें चाहे राज्यसभा में करें, उसका एक रीडिंग होता है, यानी कि उसका एक प्रोसीजर होता है किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा। पहली रीडिंग जिसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, जब वो बिल जो है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ उसकी एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि बिल को एक्सेप्ट किया जाता है फिलहाल के लिए कि इस पर कार्रवाई करेंगे। फिर उसको एनालाइज करते हैं जो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो देखते हैं बिल को, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। अब सेकंड रीडिंग जब होती है एक बिल की, तो उसमें जो है क्लास बाय क्लास, यानी हर कोई चीज़ उसका डिस्कस हो जाता है, ठीक है। और थर्ड रीडिंग जो है इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, बल्कि एक ब्रीफ डिस्कशन होता है, और इसमें अगर लगता है चेयरमैन को या जो भी वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, तो वो उस बिल को पास कर देता है, ठीक है। ओके। तो चलिए अब हम देखेंगे और एक टाइप होता है बिल का जिसको हम मनी बिल कहते हैं। जो भी बिल, जिस भी बिल में आपको टैक्सेशन के बारे में, यानी कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, आल्ट्रेशन ऑफ एनी टैक्स, जो जिस बिल में ये सारी चीज़ें होंगी
उसको आप मनी बिल कहते हो, ठीक है। और मनी बिल के साथ जितने भी मेंशन्ड क्लासेस है वो आर्टिकल 110 ए से लेकर के 110 जी तक मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो टैक्स और जो इसके लिए बोरोइंग ऑफ मनी, यानी कि गवर्नमेंट किसी कहीं से पैसा लेती है या किसी भी तरीके से ये कोई एक्सपेंडिचर करती है ना, तो किसी जो इनका ये कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से वो कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं स्टेट में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसी बिल में, मनी बिल में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो उसको मनी बिल कहते हैं। अब अगर मनी बिल के बारे में कोई भी क्वेश्चन उठता है, ऑपोजिशन वाले बोलते हैं नहीं जी ये कोई मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो इसको हमें मतलब किसी भी तरीके से ऑपोजिशन इसको क्वेश्चन करती हैं, तो फिर लास्ट का डिसीजन जो है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही लेता है। वो ही डिसाइड कर सकता है क्या ये मनी बिल है या नहीं है, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है, यानी कि वो डिक्लेयर कर देते हैं दिस इज़ द मनी बिल एंड दैट इज़ द मनी बिल, उसको वही फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये है। अब हम बात करेंगे कि जो लोकसभा में जो बिल पास होती है उसको आप राज्यसभा में जब मनी बिल को भेजते हो तो फिर राज्यसभा में उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या वो पास हो सकती है राज्यसभा में, अगर वो नहीं होगी क्या उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलेगा या नहीं। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोकसभा में अगर वो पास हो गई है तो 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उसमें रिकमेंडेशंस अगर उनको चाहिए, अगर उनको देनी होगी कुछ रिकमेंडेशंस तो वो दे सकते हैं। अगर वो 14 दिन के बाद वो अपने पास रखते हैं, 14 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसेप्ट, जब जब उस डेट से जब वो जो है लोकसभा से राज्यसभा में बिल भेजते हैं तब से 14 दिन का मैक्सिमम टाइम है, यानी उससे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं राज्यसभा में कोई भी बिल जो मनी बिल होगी, ठीक है। अगर वो इससे ज़्यादा रखते हैं तो उस वो जो है डायरेक्टली वहाँ से भी मानी जाती है कि ये वहाँ से भी पास हो गई है, ठीक। ऑल राइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल विच इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बिल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो होती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह होती है, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल मानी जाती है। इसमें जो है ये आप किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे आप इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, चाहे आप इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करें, तो आप इसको कहीं पर भी जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। यूजुअली हम देखते हैं बिल्स जो पास होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स वगैरह, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है उसको 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में, उसका जो 2/3 मेजॉरिटी है वो सपोर्ट करनी चाहिए, तभी ये बिल जो है पास हो सकती है, ठीक। ऑल राइट, तो उसके बाद जो है इसको जब 2/3 मेजॉरिटी में वोट्स मिलते हैं तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलके वो कानून बन जाता है, फिर ये बिल नहीं रहती है, फिर ये कानून बनता है, ठीक है। जिस तरीके से आप पहले फार्म बिल्स के बारे में बात करते थे, फार्म बिल्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, तब तक ये बिल ही थे, ठीक है। और जब इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो फिर ये लॉ बन गया है, फिर बोलते थे इन कानूनों को वापस ले जाए। आई होप आप इस चीज़ को रिलेट कर पाते होंगे। अब बात करते हैं, देखिए पार्लियामेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी होती है, जो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे तो जो बजट होता है, बजट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। आप सभी को पता होगा अभी हाल में ही बजट पास हुआ है, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है इसके बारे में ये स्पीच दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, बजट जो होता है ये पार्लियामेंट में ही जो है आप इसके बारे में स्पीच दे सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बजट आप प्रेजेंट करते हो पार्लियामेंट में ही, ठीक है। तो इसके बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो यूजुअली 2 पार्ट्स में इसका स्पीच दे देते हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट ए जो होता है उसमें आपका जनरल इकोनॉमिक सर्वे जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो डिस्कस कर देते हैं, जो जनरल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द कंट्री होता है। और जब हम बात करते हैं पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें वो डायरेक्ट रिलेटेड टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे टैक्सेशन प्रपोजल्स कि टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, या किसी भी तरीके से उनको जो है टैक्सेशन प्रपोजल्स होते हैं, वो पार्ट बी में होता है, ठीक। पार्ट ए में सिर्फ सर्वेज वो डिस्कस करते हैं।
अब ये बजट जो है ये कब प्रेजेंट हो जाता है पार्लियामेंट में, आप देखिए इसको वो 11 बजे ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी के लास्ट वर्किंग डे जो होता है उस दिन 11 बजे जो है पार्लियामेंट में ये इसको प्रेजेंट किया जाता है। कब से? 1999 से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले 5 बजे 5 PM को ये इसको प्रेजेंट करते थे, ठीक है, लोकसभा में करते थे। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर जो होते थे। ओके, तो ये रही कुछ जो है इसके बारे में ये बिल्स वगैरह के टाइप्स। अब हम बात करेंगे, अब पार्लियामेंट जो है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कितना काम होता है, कितने कवानीन बनते हैं, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो एक तो उनके पास टाइम कम होता है और उतनी उनको एक वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं हर एक मामले में। तो इसलिए इस पार्लियामेंट में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कमिटीज़ बनाई जाती है जो कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में बहुत आसानी पैदा करते हैं। जनरली हम देखते हैं 2 क्लासिफिकेशंस में, यानी 2 तरीके की इन्होंने कमिटीज़ दी हुई है। पहला कमेटी यानी कि पहला टाइप है एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी बनाई जाती है जो भी हाउस का यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, यानी कि जो हेड होगा उसका, उसके द्वारा बनाई जाती है, चाहे वो सिंगली बनाए या वो जॉइंटली बनाए। इसको क्यों बनाई जाती है? एड हॉक कमिटीज़ को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती है कि कोई बिल आती है उसको एनालाइज करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है, या कोई भी स्पेशल पर्पज़ होता है तो उसको एनालाइज करने के लिए जो है एड हॉक कमेटी बनाई जाती है। कौन बनाता है? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है। और दूसरा टाइप होता है इसका फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटीज़ में बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से हम पहले बात करेंगे पार्लियामेंट कमिटीज़ की। जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि जो पार्लियामेंट कमिटीज़ है इसमें हमें एक्सपर्टीज़ की बहुत कमी होती है, तो इसलिए उनका जो है इसलिए उनको उन कमेटीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। जो इफ़ेक्टिवली जो पार्लियामेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको चलाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं उनमें से सबसे पहले आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसको सबसे पहले सेटअप किया गया था 1921 में। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि कब इसको पहले सेटअप किया गया था और कौन से एक्ट में इसके प्रोविजंस दिए गए थे। सबसे पहले मैंने आपको बोला हुआ है कि 1921 में इसको स्टार्ट किया गया है। किसको? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका जो है प्रोविजंस आए हुए थे, तो इस पार्लियामेंट की कमेटी इस तरीके से बनाई गई थी, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए, इसमें जो है 22 मेंबर्स टोटल होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स जो है इसके लिए कंडीशन ये है कि इसके मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, मतलब लेकिन वो किसी डिपार्टमेंट के मतलब मिनिस्टर नहीं होने चाहिए वो। तो ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक। ऑलराइट, तो इसका जो ऑफिस देखिए, अब इस कमेटी का जो टर्म होता है, यानी कितनी देर तक इस कमेटी को फिक्स किया जाता है, तो जनरली इसको 1 साल के लिए फिक्स किया जाता है, यानी कि 1 साल के लिए ये कमेटी बनाई जाती है और उसके बाद इसका री इलेक्शन हो जाता है। ऑल राइट, तो उसका जो चेयरमैन होगा कमेटी का उसको अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उन्हीं मेंबर्स में से जो चुन करके आते हैं, जो इलेक्ट हो करके आते हैं पार्लियामेंट में, तो उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। अब मेन फंक्शन जो है इस कमेटी का वो एग्जामिन करना होता है इनको, जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं वही इनको देखने होते हैं, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो है पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो इनको असिस्ट करते हैं वो खुद CAG होते हैं, यानी कि CAG कौन होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे LG भी रह चुके हैं वो भी इसके थे, पता नहीं अभी वो है या नहीं है, तो या चेंज हुए हैं, तो फिर वो आप देख लीजिए करंट में। अब हम बात करते हैं दूसरी कमेटी की, एस्टिमेट्स कमेटी। देखिए, एस्टिमेट्स कमेटी आप ध्यान रखें, ये लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा क्यों मैंने ये बताया। हाँ, जो एस्टिमेट देखिए, इसका जो पहले हम देखेंगे कि इसी सेटअप कब हुई थी, ये भी पहले 1921 में ही सेटअप हुई थी। अब हम आज़ादी के बाद ही कब इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? 1950 में, ठीक है। रिकमेंड किया था सबसे पहले जॉन मथाई ने, ठीक है। फिर जो तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जॉन मथाई, ठीक है, इन्होंने
जो है ये रिकमेंड किया था। ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। 1956 में इसको फिर रेज कर दिया गया और बोला गया है कि इसके 30 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, इसमें जो सारे मेंबर जितने भी इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो मेंबर्स जिनको इलेक्ट किया जाता है उनको हर साल इलेक्ट किया जाता है, यानी आप यहाँ पर टर्म ऑफ दिस कमेटी भी 1 ईयर बोल सकते हो। ऑल राइट, तो इसके लिए भी एक प्रोविज़न है जो लास्ट कमेटी में था कि जो इसका मेंबर होना चाहिए वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर नहीं होना, मिनिस्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो वो पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है या मतलब लेकिन मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। या मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं रख सकते, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं रख सकते, रेलवे मिनिस्टर को नहीं रख सकते, तो वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरी कमेटी की, जो कि फाइनेंस कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी में ही आती है, और उसमें से आप देख लो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़, ठीक है। इसको सेटअप किया गया है 1993 में। तो इनका जो है, इनको इसलिए सेटअप किया गया है कि वो सिंक्रोटनाइज करें फंक्शन ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज़, यानी कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनका कार्य देखेंगे किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें मेंबर्स टोटल हुआ करते थे 36, ठीक है। इसमें 36 मेंबर होते हैं और 21 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किससे, स्पीकर से, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनको नॉमिनेट करता है। कितने, 21 को, बचे 10, ठीक है। 10 जो है उनको नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ध्यान रखें, 21 को लोकसभा का स्पीकर जो है अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, सॉरी। एंड जो बाकी बचे 10 उनको राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं क्या वो अपॉइंटेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं, तो द आंसर विल बी दे आर नॉमिनेटेड और यू कैन से अपॉइंटेड, ठीक है। उसमें से 31 में से 21 जो है लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अब जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ के जो है काम होंगे या जितने भी उनकी ग्रांट्स वगैरह लेनी होगी पार्लियामेंट से, तो वो फिर उनको जो है बिल्स को, ये कमेटी जो है उन बिल्स को एग्जामिन करते हैं, तो उनको देखते हैं, फिर उसके बाद ही ये रिप्रेजेंट, ये मतलब जो है लोकसभा के चेयरमैन या राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन तक वो पहुंचा देते हैं, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही इनकी ही रिकमेंडेशंस पे फिर उनको ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं। अब एंड पे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, ये IAS 2014 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी बताइए इनमें से कौन है। ऑप्शंस है आपके पास, Committee on Public Accounts, the Committee on Estimates, the Committee on Public Undertaking, the Committee on Petitions। आपको बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, उसी के बेस पर आपको ये कमिटीज़ का बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो मैं देखूँगा आपका आंसर सही है या नहीं, तो इसका फाइनल आंसर जो है मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो हम कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में आपको पिन करके दे देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।